दोस्तों, आपने बॉडी की कई तरह की दिक्कतों या बीमारियों के लिए मॉडर्न के कई तरह के टेस्ट तो कराए ही होंगे, जैसे कि ब्लड, शुगर, बीपी या यूरिन टेस्ट। पर क्या आप जानते हैं कि हमारे आयुर्वेद में किसी बीमारी को पता करने के लिए या फिर बॉडी की एग्जामिनेशन के लिए ऐसे वो कौन से तरीके होते थे या ऐसे वो कौन से डायग्नोस्टिक टूल हुआ करते थे जिनको अपनाया जाता था या अभी भी अपनाया जाता है? हमारे आचार्य, हमारे वैद्य ऐसी क्या परीक्षाएं, ऐसी क्या एग्जामिनेशन करा करते थे जिससे कि वो पता कर पाते थे कि हमारी बॉडी में क्या इशू है या फिर हमारी बॉडी में दोषों का इम्बैलेंस कितना है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं यश केवल रमानी स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल आयुर्वेद अमृतम में। आयुर्वेद वो साइंस है इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन की जो कि अपने आप में ही एक काफी बड़े इतिहास को समेटे हुए है। हमारा आयुर्वेद ना सिर्फ फोकस करता है फिजिकल हेल्थ पर बल्कि मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी। वैसे तो आयुर्वेद में कई तरह के डायग्नोस्टिक टूल बताए गए हैं। रोग परीक्षा मतलब कि डिजीज एग्जामिनेशन और रोगी परीक्षा मतलब कि पेशेंट एग्जामिनेशन के एक्सप्लेनेशन के अंदर। लेकिन योग रत्नाकर में मेंशन्ड अष्ट स्थान परीक्षा, इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है। अष्ट स्थान परीक्षा का मतलब है कि वो 8 स्थान या बॉडी की वो 8 लोकेशंस जिनके थ्रू हमारी बॉडी का या डिजीज का एग्जामिनेशन किया जाता था या अब भी किया जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं एक ऐसी वेल नोन, टफ और हार्ड टू मास्टर एग्जामिनेशन की जिसका नाम आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी से तो सुना ही होगा, नाड़ी परीक्षा या पल्स एग्जामिनेशन। नाड़ी परीक्षा एक्चुअली एग्जामिनेशन है बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के आर्टीरियल पल्स की, जिसमें कलाई या रिस्ट की पल्स बताती है लाइफ की प्रेजेंस को। एक सही और सटीक डायग्नोसिस करने के लिए फिजिशियन को अपनी पहली 3 फिंगर्स मतलब कि इंडेक्स, मिडल और रिंग फिंगर को पेशेंट के थंब की रूट मतलब कि अंगूठे के जड़ भाग पर, जिससे कि वो दोषों का मतलब कि वात, पित्त और कफ का बॉडी में इम्बैलेंस सही तरीके से पता कर सके। अब बात कर लेते हैं पल्स के मूवमेंट की मतलब नाड़ी की गति की, कि कैसे वो अलग अलग दोषों की वजह से अलग अलग तरह से चलती है। जैसे अगर वात दोष की बात करें कि हमारी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है तो ये लीच या जलौका और सर्प इसकी तरह टेढ़ी मेढ़ी मूव करती है। बात करें पित्त की पल्स या नाड़ी के मूवमेंट या गति की तो वो फ्रॉग की तरह मतलब मंडूक की तरह अनस्टेबल होती है, चंचल होती है। और अगर बात करें कफ दोष की नाड़ी गति मतलब पल्स के मूवमेंट की तो वो हंस की तरह मतलब कि स्वान की तरह काफी मंद या स्लो होती है। बॉडी की कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिसमें नाड़ी परीक्षा मतलब पल्स एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। खाने के और नहाने के जस्ट बाद नाड़ी परीक्षण नहीं करना चाहिए। जब भूख या प्यास लगी हो, जब आप जस्ट सोकर उठे ही हों, इन कंडीशंस में नाड़ी परीक्षण नहीं करना चाहिए। अब हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पर है मूत्र परीक्षा या यूरिन एग्जामिनेशन, कि कैसे ये यूरिन एक बहुत ही वैल्यूएबल रोल प्ले करती है एक हेल्दी बॉडी की कंडीशन और एक डिजीज्ड कंडीशन को बताने में। आयुर्वेद में मूत्र को मल की कैटेगरी में, वेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन इसका पेशेंट की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने में काफी बड़ा रोल है। पर कैसे, चलिए समझते हैं। यूरिन की अपीयरेंस मतलब उसके कलर, इससे समझा जाता है बॉडी में दोषास के इम्बैलेंस को। अगर वात दोष का प्रकोप या एग्रेवेशन हुआ तो यूरिन का कलर लाइट येलो सा हो जाएगा। पित्त दोष की बात करें तो इसका कलर डार्क येलो या रेडिश सा हो जाएगा। और अगर कफ दोष की बात करें तो यूरिन फ्रोथी या झागदार सी हो जाएगी। अगर आपको जरा भी आइडिया नहीं है कि ये वात, पित्त और कफ दोष आखिर होते क्या हैं, तो आप हमारी इन वीडियोस को देख सकते हैं। इन वीडियोस की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अब जानते हैं यूरिन एग्जामिनेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड की जिसको योग रत्नाकर में बताया गया है और उसका नाम है तेल बिंदु परीक्षा। इस तेल बिंदु परीक्षा के लिए पेशेंट को ऐसा इंडिकेशन दिया जाता था कि जब भी वो सुबह उठे और उसको यूरिन की अड़ जाए या ऐसा एहसास हो तो वो स्टार्टिंग की यूरिन को कलेक्ट ना करे, वो कलेक्ट करे मिडल स्ट्रीम को या बीच की धार को। इस तरह से उस ग्लास के जार में यूरिन को कलेक्ट करने के बाद तिल तेल की एक ड्रॉप को उस कलेक्टेड यूरिन पर डाला जाता था। वो तिल तेल की ड्रॉप जैसे ही यूरिन के कांटेक्ट में आती थी तो उसका डायरेक्शन और शेप ये बताता था कि बॉडी में क्या इशू है
या किन दोष का इम्बैलेंस है। आज के वक्त में तो यूरिन के केमिकल एनालिसिस से काफी सारी इंफॉर्मेशन ले ली जाती है और ये तेल बिंदु परीक्षा तो अनबिलीवेबल सी लगती है, लेकिन उस समय पर इस तेल बिंदु परीक्षा की काफी ज्यादा अहमियत थी। जैसे अगर यूरिन में वात दोष की प्रेजेंस या उसकी डोमिनेंसी होती थी तो उस तेल बिंदु का शेप स्नेक की तरह बनता था। अगर पित्त दोष की बात करें तो उसका शेप अम्ब्रेला या छाते की तरह बनता था, और अगर कफ दोष की बात करें तो उसका शेप मुक्ता या पर्ल जैसा बनता था। साथ ही अगर उस कलेक्टेड यूरिन में ऑयल का वो ड्रॉप बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाए तो पेशेंट को जो भी परेशानी है या बॉडी का इशू है वो जल्दी से सही हो जाएगा, ऐसा माना जाता था। और अगर वो ऑयल ड्रॉप उस कलेक्टेड यूरिन पर इजीली स्प्रेड ना हो पाए, आसानी से ना फैले, तो फिर वो बीमारी देर से ठीक होगी, ऐसा समझा जाता था। और अगर वो ऑयल ड्रॉप सीधे उस यूरिन में नीचे बैठ जाए, तले में चले जाए, तो ऐसा माना जाता था कि वो बीमारी ठीक ही नहीं हो सकती, वो ट्रीटेबल ही नहीं है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी एग्जामिनेशन की या परीक्षा की, जिसका नाम है मल परीक्षा या स्टूल एग्जामिनेशन। पुरीश या फीकल मटेरियल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी का। इसके एग्जामिनेशन या परीक्षण से ये ना सिर्फ दोषों के इम्बैलेंस बल्कि हमारी बॉडी की सप्त धातुज और फूड का डाइजेशन या उसका एब्जॉर्प्शन, इन सभी चीजों की सही इंफॉर्मेशन देने में ये एग्जामिनेशन काफी ज्यादा अहम रोल प्ले करती है और उस वक्त भी करा करती थी। अगर हम समझें स्टूल में या मल में दोषों के प्रेजेंस की, तो वात दोष की डोमिनेंसी या उसकी ज्यादा प्रेजेंस होने पर जो मल होता था, स्टूल होता था, वो हार्ड, ड्राई और ब्लैकिश कलर सा होता था। अगर पित्त दोष की बात करें तो जो मल रहेगा, जो फीकल कंटेंट रहेगा, वो ज्यादा पीला या येलोइश रहेगा, थोड़ा लूज या बंधा हुआ रहेगा, ऐसा माना जाता था। कफ दोष की बात करें तो स्टूल का कलर काफी ज्यादा व्हाइटिश और काफी ज्यादा चिकना या स्टिकी होता था। साथ ही अगर आपको खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होगा तो बॉडी में अनडाइजेस्टेड कंटेंट या फिर आम ज्यादा होने की वजह से, टॉक्सिन ज्यादा होने की वजह से स्टूल में ज्यादा स्मेल, ज्यादा चिकनापन और पानी के कांटेक्ट में आते ही वो स्टूल या वो फीकल कंटेंट डूब जाएगा, ऐसा देखा जाता है। और अगर इसके अपोजिट लक्षण दिखाई दें तो मतलब कि वो नॉर्मल स्टूल है। अब बात कर लेते हैं अगली एग्जामिनेशन की, जिसका नाम है जिह्वा परीक्षा या टंग एग्जामिनेशन। कि कैसे जो टंग होती है, जिह्वा होती है, वो एक अहम रोल प्ले करती है दोषों के इम्बैलेंस को, उनकी एब्सेंस और उनकी प्रेजेंस को बताने में। अगर बॉडी में वात दोष बढ़ गया है तो जो जीभ रहेगी वो कोल्ड रहेगी, रफ रहेगी और क्रैक्ड सी रहेगी। अगर पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो जो जीभ रहेगी वो पीली, लाल या हरी सी रहेगी। और साथ ही ये सजेस्ट करता है कि बॉडी में लिवर या फिर गॉल ब्लैडर में कोई इशू है। अगर हम बात करें कफ दोष की तो जीभ जो रहेगी वो व्हाइटिश रहेगी। अगर जीभ का कलर ब्लूइश है, नीला सा है, तो ये सजेस्ट करता है कि हार्ट में कोई इशू है। और भी कई सारी चीजें जैसे कि टंग के ऊपर की कोटिंग, जीभ में टेस्ट के सेंसेशन का लॉस, उसके साइज में कोई चेंजेस या फिर अल्सर, छाले, ये सभी इस टंग एग्जामिनेशन या जिह्वा परीक्षा से डायग्नोस किए जाते थे और अब भी किए जाते हैं। साथ ही इन दोषों के इम्बैलेंस के कारण टंग की फ्रंट एज पर जो आगे का हिस्सा है वहां पर टीथ लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं और कहीं ना कहीं ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी बॉडी में खाने का, न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। अब देखते हैं पांचवी एग्जामिनेशन या परीक्षा को, जिसका नाम है शब्द परीक्षा या फिर स्पीच एग्जामिनेशन। अगर किसी पर्सन की वॉइस डीप टोनल है, मतलब आवाज भारी सी है, तो ये कफ दोष की कैरेक्टरिस्टिक है। अगर किसी के बोलने की टेंडेंसी थोड़ी आर्ग्यूइंग है, थोड़ी हार्श है या फिर वो मॉडरेट स्पीकर है, तो ये पित्त दोष की कैरेक्टरिस्टिक को बताता है। और अगर किसी पर्सन की वॉइस लो है, वीक है, फीबल सी है, तो ये बताता है वात दोष की कैरेक्टरिस्टिक को। छठी परीक्षा या सिक्स्थ एग्जामिनेशन बताती है स्पर्श परीक्षा को, मतलब स्किन एग्जामिनेशन को। अगर वात दोष की डोमिनेंसी या वात दोष बॉडी में बढ़ा हुआ है तो स्किन छूने पर कोल्ड रहेगी और रफ रहेगी। अगर पित्त दोष की बात करें तो स्किन में छूने पे गर्माहट या उष्णता महसूस होगी। कफ दोष की अगर हम बात करें तो स्किन छूने पर वेट रहेगी और कोल्ड रहेगी। सातवीं परीक्षा या एग्जामिनेशन है दृक परीक्षा या आई एंड विजन एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन के दौरान अगर बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है तो कुछ इस तरह सिम्टम्स दिखाई देंगे, जैसे आंखों का कलर धूम्र, मतलब स्मोकी कलर, ब्लूइश, ड्राई, साथ ही आंखें, उनका मूवमेंट अनस्टेबल होगा। पित्त दोष की अगर हम बात करें तो आंखें येलोइश,
रेडिश और आंखों में बर्निंग सेंसेशन होगी। लाइट के लिए सेंसिटिविटी काफी हद तक बढ़ जाएगी। कफ दोष की अगर हम बात करें तो आंखें वाटरी, ग्रीसी या स्थिर स्टेबल रहेंगी, उनका मूवमेंट स्थिर रहेगा। आंखें ज्यादा वाइटिश होंगी, ब्लड विजन हो सकता है या फिर उनमें इचिंग जैसा महसूस होगा। हमारी आखिरी और 8th एग्जामिनेशन है आकृति परीक्षा। इसमें बॉडी के फीचर्स को देखकर समझा जाता है कि वो पर्सन, उसको क्या बॉडी इशू या डिजीज हो सकती है, उसके बॉडी वेट, उसकी बॉडी मेजरमेंट और उसकी बॉडी के बाकी फीचर्स को देखकर। इसलिए इसे आकृति परीक्षा नाम दिया गया था। दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि आयुर्वेद में बॉडी एग्जामिनेशन कैसे किया जाता था या अब भी किया जाता है। अगर आप दिन में सोते हैं तो आपको नहीं पता कि आपको कितनी बीमारियां होने का खतरा है। इस दिन में सोने के नुकसान को जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं और उन सभी बॉडी इश्यूज से बच सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल आयुर्वेद अमृतम को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे आगे मिलता हूं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। धन्यवाद।